वेलकम बैक बच्चों टू नंदी सर्स क्लासरूम, आपका अपना क्लासरूम। और आज मैं आया हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सेकेंड वीडियो को लेके। ये वीडियो है आईएससी 2026 के प्रोबेबल क्वेश्चंस को लेके। तो अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से 90+% मार्क्स हिट करने हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला पार्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। उससे आपकी जो मेन कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आज ये वीडियो बहुत छोटा सा है, दो छोटे छोटे टॉपिक हमें डील करने हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी and the second one is क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ाई कर ली है, अब हमें पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कैसे होगी ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूं उस वीडियो को जरूर देखिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, द रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये फ्रेज चेंज हो जाएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? यस बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव कब होगी? जब हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की। क्यों पॉजिटिव होगी? बिकॉज अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इन दैट केस नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ता है, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कब हो सकती है? जब हम बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स की, यानी कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो इन गुड्स का कंजम्पशन क्या होता है? घटता है। सो द इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है तो तीन केसेस हो सकती हैं। पहला, वो 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है, वो 1 हो सकता है, या वो 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? चेंज इन कंजम्पशन इज मोर देन चेंज इन इनकम। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है? चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन चेंज इन इनकम। एंड 1 होने का मतलब है कि जो चेंज इन कंजम्पशन है वो चेंज इन इनकम के बिल्कुल इक्वल है। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, अगर वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी यानी नॉर्मल गुड्स है तो तीन तरह के पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है। वो भी पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा होगा, तो वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है। अगर आपकी कंजम्पशन का चेंज इनकम के चेंज से ज्यादा है तो वो 1 से बड़ा है इलास्टिसिटी। अगर आपकी कंजम्पशन का चेंज इनकम के चेंज से कम है तो 1 से छोटा है। और अगर आपकी कंजम्पशन का चेंज और इनकम का चेंज दोनों इक्वल है तो 1 के इक्वल है। यानी कि अगर 0 से 1 के बीच में है तो हम कहेंगे उसको इनकम इन इलास्टिक। अगर 1 के ऊपर है तो हम कहेंगे उसको इनकम इलास्टिक। और अगर 1 है तो उसको हम कहेंगे यूनिटरी इनकम इलास्टिक। यहां पे एक चीज और ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर वो इनकम इन इलास्टिक है तो इसका मतलब है कि वो दोज आर नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटीज है। अगर वो 1 से बड़ा है तो ऑब्वियस है कि वो लग्जरीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। इससे ज्यादा इनकम इलास्टिसिटी में कुछ भी और जानने की आपको जरूरत नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर आप क्रॉस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो द रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी फ्रेज चेंज हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। अब रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, आपको पता ही है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स एंड दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। अब अगर थोड़ा सा हम डिमांड वाले चैप्टर पे जाएं और हम उसको डिस्कस करें तो सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है? अगर सब्स्टिट्यूट गुड, सपोज एक्स जो है आपका सब्स्टिट्यूट गुड है और वाई जो है आपका ओरिजिनल गुड है, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई भी बढ़ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। और कंप्लीमेंट में क्या होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड की, कंप्लीमेंट गुड की प्राइस बढ़ती है
तो ओरिजिनल गुड का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये रिलेशन आप डिमांड बाय चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं। तो ऑब्वियस है कि सब्स्टिट्यूट्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा एंड कंप्लीमेंट्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा। यानी कि यहां पे देखिए, एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है तो इलास्टिसिटी नेगेटिव में आएगा, यहां पे एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव में आएगा। यानी अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, दे आर कंप्लीमेंट गुड्स। इतना ही पढ़ना है रिगार्डिंग क्रॉस इलास्टिसिटी। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है, इसका मतलब वो गुड्स रिलेटेड है ही नहीं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। बहुत छोटा सा पार्ट था ये वीडियो, थोड़ा सा बच गया था जो मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट कर दिया। जो मेन पोर्शन है इस चैप्टर का वो पहली वीडियो में है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, उस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो फर्स्ट पॉइंट, 4 इंपॉर्टेंस याद रखेंगे क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन ही होने वाला है। इंपॉर्टेंस इन टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस डिसीजन लेता है, यानी कि प्राइस को बढ़ाने का या घटाने का, तो उसे हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। लेट अस से अगर इलास्टिसिटी बहुत कम है, ठीक है, और अगर उसने प्राइसेस घटा दी तो डिमांड में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बिजनेसमैन को फायदा नहीं पहुंचेगा। वहीं पे अगर उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है उस प्रोडक्ट की और उसने प्राइसेस घटा दी, थोड़े से प्राइस को घटाने पे भी जो डिमांड में चेंज आएगा वो बहुत बड़ा होगा, और इसके कारण से जो सेलर है उसको फायदा होगा। तो प्राइस को घटाते या बढ़ाते वक्त एक सेलर हमेशा यह ध्यान में रखेगा कि उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है। दूसरा, इंपॉर्टेंस फॉर अ मोनोपोलिस्ट। एक मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है, यानी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की प्राइसेस लेता है। अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो जब मैं मार्केट वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो इसे मैं डिटेल में डील करूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि एक मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस करता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस लेना। तो ऑब्वियसली एक मोनोपोलिस्ट किसी से ज्यादा प्राइस चार्ज करते वक्त ये ध्यान में रखेगा कि उस कंज्यूमर के लिए ये प्रोडक्ट इलास्टिक है या नहीं। अगर इलास्टिक है तो वो बिल्कुल ज्यादा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज करेगा तो वो इंसान प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा। लेकिन अगर उसके लिए वो इन इलास्टिक है तो वो डेफिनेटली उससे ज्यादा चार्ज करेगा। दूसरा तो हो चुका है। तीसरा, इंपॉर्टेंस इन डिसाइडिंग फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस का मतलब जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में यूज होते हैं। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं लेबर का। अगर लेबर का डिमांड इलास्टिक है तो फिर उसकी प्राइसेस अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अगर लेबर का डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब प्राइसेस चाहे कुछ भी हो, मुझे लेबर हायर करना है काम के लिए, इन दैट केस इवन अगर आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, रैदर जो लेबर्स हैं उनको फायदा होगा। जो टेक्निकल लेबर्स होते हैं उनका जो डिमांड होता है वो इन इलास्टिक होता है, क्योंकि उनकी जरूरत है उस काम को करने के लिए। इन दैट केस अगर आप फैक्टर प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो फायदा होता है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल लेबर्स हैं, यानी कि जो काम कोई भी कर सकता है, वहां पे डिमांड बहुत इलास्टिक होता है, एंड इन दैट केस अगर आप प्राइसेस बढ़ाते हैं, फैक्टर प्राइसेस बढ़ाते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, सब्सिडीज देती है। अब सपोज गवर्नमेंट ने किसी एक ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया जिसका डिमांड बहुत इलास्टिक है, तो टैक्स लगाते ही प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ते ही लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ने जिस उद्देश्य से टैक्स लगाया था कि रेवेन्यू अर्न किया जाए, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। हर साल सिगरेट्स पे एंड अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस पे, यानी कि शराब पे, सरकार टैक्सेस बढ़ाती है और ह्यूज रेवेन्यू वहां से अर्न करती है। आपको पता होगा कोविड के दौरान सबसे पहले खुलने वाली जो दुकानें थी वो कौन थी, शराब की दुकानें। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू अर्नर है। अब वहां पे सरकार टैक्स क्यों लगाती है हर साल? क्योंकि पता है सरकार को इसका जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। आप चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे घटाओ, जो हैबिचुअल है वो खरीदेंगे जरूर। इन दैट केस अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं तो हमें फायदा होगा, क्योंकि उसका डिमांड तो घटना है नहीं।
तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन में डाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन है। ये 4 पॉइंट या कोई भी दूसरे 4 पॉइंट आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट सबसे इजी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट price elasticity, income elasticity and cross elasticity, that means overall elasticity of demand. इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करिए। प्राइस इलास्टिसिटी पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर मुझे 50 प्लस कमेंट्स मिलते हैं तो मैं जरूर न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप सबकी प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर होगा आपका सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टिल देन बाय बाय।